नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज इस क्लास में हम करेंगे मैराथन फॉर सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है, ये हिंदी मीडियम का है, दोनों में ही करेंगे। ठीक है, तो ये मत समझिएगा सिर्फ एक ही भाषा में कर रहे हैं, दोनों में मिक्स करके हम जो है मैराथन को करेंगे। और सिर्फ एक ये क्लास अटेंड करने से आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे। बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाली ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ 40 नंबर का पेपर होता है और उस हिसाब से जितना एग्ज़ाम में आएगा उतना मैं पढ़ाऊँगी और आपको आपका पेपर पूरा पूरा यहाँ से ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना करना है, इस मैराथन को शुरू से लेके एंड तक आराम से बैठ के सुनना, पेन पेपर हाथ में ले लो और अपना जो है नोट्स बनाते रहना। ठीक है, मतलब सिर्फ पॉइंटर्स लिखते रहना अपने। ठीक है, बाकी समझ के हर पॉइंट को अपने आप से तो आप एक्सप्लेन एग्जाम में कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज मेंट बाय लैंग्वेज, या पूछ लेगा डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। तो देखियो, सबसे पहले समझते हैं कि भाषा होती क्या है। तो देखो, भाषा ना एक वो मानव के लिए ज़रूरी चीज़ है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को प्रकट करते हैं। ठीक है, अगर भाषा ना हो तो हम आपस में एक दूसरे की भावनाएं ना जान पाए ना अपनी बता पाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी भावनाओं, इमोशंस या अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, थॉट को, ठीक है, जो भी है एक इंसान के दिमाग में, उसकी भावनाओं में वो दूसरे को प्रकट करता है या दूसरे की समझता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है लैंग्वेज का मतलब है सिर्फ रिटन या सिर्फ बोलना। ठीक है, लैंग्वेज जेस्चर से भी होती है। जैसे कई बार मैं आपसे पूछूं क्या आप चाहते हो मैं 2 घंटे की मैराथन लूँ, आप ऐसे कर दोगे तो मतलब मुझे समझ आ गया नहीं बोल रहे हो। नॉड बोलते हैं इसको, नॉडिंग, हाँ ना ऐसे करना, इशारों से, जेस्चर्स। मम्मियाँ कई बार कर देती है ना, ऐसे उंगली हिला देंगी, नहीं, हाँ। ठीक है, अक्सर हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं तब बात करते हैं जेस्चर्स के थ्रू। ठीक है, आंखों आंखों में इंट्रैक्शन कर लेते हैं, आंखों आंखों में बातें समझा देते हैं। ठीक है, अब जो पापा लोग होते हैं उनकी आंखें ही काफ़ी होती हैं। आपने देखा होगा पापा की आंखों से ही हम समझ जाते हैं क्या वो गोवा वाले ट्रिप के लिए हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। सही बात। तो इस तरीके से जो है लैंग्वेज काम करती है। सही बात। तो लैंग्वेज जो है वो स्पोकन भी है, रिटन वर्ड्स में भी है, जेस्चर्स में भी है और साइंस में भी है। साइंस मतलब इशारे। ठीक है, जैसे ये इशारे हो गए, जेस्चर्स हो गया वो आंखों वाला, मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही जब हम कुछ बता देते हैं। ठीक है, अब हर एक लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ग्रामर होती है। ठीक है, यानी कि हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है और कुछ अपने रूल्स होते हैं भाई, जिससे वो लैंग्वेज काम करती है। जैसे इंग्लिश में हमें पता है, इंग्लिश में ABCD होती है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क ख ग होते हैं, आ ये सब होते हैं, व्यंजन और स्वर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अपनी है ये इस एक भाषा की। ठीक है, तो इस तरीके से हर भाषा में अपने कुछ साइन हैं, कुछ अपने रिटन अल्फ़ाबेट्स हैं और इस तरीके से अपने ही रूल्स हैं जो उस भाषा में चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ये शब्द है इंग्लिश का, इसको नॉन बोलते हैं, कनॉन नहीं बोलते, क्योंकि के साइलेंट होता है। तो इस तरीके से कुछ साइलेंट वर्ड्स भी होते हैं, भाषा का अपना है। लेकिन अगर इसी को मैं हिंदी में लिखूं तो हिंदी में मैं नॉन लिखूंगी, कनॉन नहीं लिखूंगी, क्योंकि हिंदी में साइलेंट जैसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से हर भाषा की कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज के कुछ पर्पस हैं। पहला है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशंस, ताकि हम अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ और इमोशंस को दूसरे तक रख सकें। सामाजिक इंट्रैक्शंस के लिए, मतलब कि समाज में हम एक दूसरे से कनेक्शंस बना सकें।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हमारे दिमाग में जंग ना लगे, ठीक है, कहते हैं ना खाली दिमाग में जंग लग जाता है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराती है। क्योंकि आप देखो संसार में कुछ भी सीख रहे हो, कारपेंट्री सीख रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सीख रहे हो, कुछ भी, तो उसके लिए ज़रूरी है कोई भाषा आती हो, क्योंकि उसी से ही ज्ञान का अर्जन होता है। नेक्स्ट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन। हाँ भाई, हमारी जो संस्कृति है वो आज से कल की जनरेशन में तभी पहुंच सकती है जब लैंग्वेज होगी। सोचो अगर लैंग्वेज ही नहीं होती तो क्या हमें महाभारत रामायण इनके बारे में पता होता? क्या कुरान का ज्ञान होता, बाइबल का ज्ञान होता? नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये महाग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं, ये महान पुस्तकें हर देखो धर्म में लिखी गई हैं, तभी आज की जनरेशन को भी उसको पता है और हम आगे भी अपनी जनरेशन को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि भाषा के माध्यम से वो लिखी बोली जा रही हैं। सही बात। तो इस तरीके से कल्चर की भी प्रिजर्वेशन होती है, महफूज हम रख पाते हैं हमारी संस्कृति को। अब देखो लैंग्वेज की कुछ डेफिनेशन है। अगर आप लैंग्वेज की डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं याद कर पाते हैं आसानी से तो कोई एक लिख दीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं। अब आते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स पे लैंग्वेज के। ठीक है, देखो करेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स में सेम पॉइंट्स डालने हैं, ठीक है, ताकि अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछे तो भी यही पॉइंट्स डाल देना, प्रिंसिपल्स पूछे तो भी यही, डबल डबल याद ना करना पड़े, तो मैं आपके लिए कॉमन यहाँ पे चीज़ें लेकर आई हूँ। पहला है लैंग्वेज जो है एक वहीकल है, ठीक है, हिंदी में आ जाते हैं। लैंग्वेज एक वहीकल है, यानी कि भाई ये एक गाड़ी के समान है, ठीक है। लैंग्वेज क्योंकि यहाँ पे हमें कम्युनिकेट कराता है, ठीक है, हम अपने आइडियाज़, थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस की भाई हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम कैसा महसूस करते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, क्या नए आइडिया आ रहे हैं, वो सब दूसरों तक रख सकते हैं। तो ये जो है ये हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करती है लैंग्वेज। तो इसलिए ये एक गाड़ी के समान है, जैसे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक वाहन दूसरी जगह से एक जगह तक आपको पहुंचने में हेल्प करता है, इसी प्रकार से भाषा भी आपको और व्यक्तियों तक पहुंचने में मदद करती है, और बहुत जल्दी मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप बहुत कुछ बता सकते हो, ठीक है। दूसरा है लैंग्वेज इज लर्नड। देखो हर लैंग्वेज को लर्न किया जाता है, बच्चे के इर्द गिर्द जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, मदर टंग उसकी जो होती है, जो घर में बोली जाती है, वो बच्चा अपने आप ही सीख लेता है और उसी पहली भाषा को सीढ़ी बना के दूसरी, तीसरी और अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, ठीक है। तो लर्न की जाती है लैंग्वेज। दूसरा है लैंग्वेज एज अ सिस्टम। बिल्कुल, लैंग्वेज एक सिस्टम है, किसका? इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अपने वर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हिंदी में का खा गा और इंग्लिश में ABCD, ठीक है। लैंग्वेज एक सिस्टम है सिंबल्स का, ठीक है, जो मैंने अभी बताया क ख ग, तो ये इसके सिंबल्स हैं अपने। इसी तरीके से जापानीज़ में अलग हैं, आप उर्दू पंजाबी में देखोगे वो अलग तरीके से लिखी जाती हैं, कुछ मेरे को तो लिखनी नहीं आती बट मैं बता रही हूँ आपको, कुछ अलग ही होता है, ठीक है। और मलयाली हो गया आपका, मतलब अलग अलग लिपि जिस भाषा की है। एक बात मैं आपको बता दूं, भाषा और लिपि ना अलग होती है, भाषा और बोली, ठीक है। जैसे हरियाणवी की मैं बात करूं तो हरियाणवी जो है वो एक बोली है, भोजपुरी एक बोली है, इनकी अपनी लिपि नहीं है, ये हिंदी में ही देवनागरी में बेसिकली लिखी जाती हैं। भाषा वो है जिसकी अपनी लिपि होती है, जैसे कि पंजाबी की गुरुमुखी है, हिंदी की देवनागरी है, ठीक है। आगे है लैंग्वेजेस आर्बिट्रेरी। देखो हर लैंग्वेज के अपने सिंबल्स हैं, ठीक है। देयर इज नो विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज आइटम्स एंड द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच इट स्टैंड्स। एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, अ टेबल इज कॉल्ड टेबल सिंस इट्स ओरिजिन एंड देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। यानी कि कुछ चीज़ें हमने सीखी हुई है, मतलब उनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक या कोई आंसरेबल चीज़ नहीं है। टेबल को टेबल क्यों बोलते हैं इंग्लिश में, इसका कोई जवाब नहीं है। इट इज़ नोन एज टेबल, ओरिजिन से उसको टेबल ही बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से आया ना,
जैसे हम इंग्लिश में तो बोल देते हैं ये लैटिन वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया, पर वो लैटिन वर्ड से भी कहाँ से आया? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे आज के टाइम में भी क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज इज वोकल। बिल्कुल, लैंग्वेज जो है वोकल है, यानी कि इसके अपने कुछ यूनिक वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी का अपना बोलने का लहजा है, इटली का जो भाषा है वहाँ की अलग है, वो स्पेन का अलग है, फ्रेंच का अलग है, संस्कृत का अलग है, उर्दू का अलग है, पंजाबी का अलग है। सब भाषाओं का अपना एक बोलने का वर्ड्स अलग होते हैं, सिंबल्स अलग होते हैं। आप देखोगे वही बोली को बेसिकली अलग बनाते हैं, जिस लहजे में हम बोल रहे हैं, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस आप इसमें ले सकते हो। देन हर लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है, ठीक है। हर एक की हिस्ट्री अलग है, हर कल्चर के हिसाब से बोली जाती हैं। भारत के अंदर आप देखोगे तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। हमारे देश में तो इतनी डाइवर्सिटी, विविधता है कि हर स्टेट के हिसाब से भाषा या बोली तो बिल्कुल बदल जाती है। लैंग्वेज एवर चेंजिंग है, ठीक है। लैंग्वेज एक ऐसा है, जैसे टेक्नोलॉजी का तो विकास होता रहता है, पर भाषा जो है एक स्टैटिक है, ठीक है। ये बन चुकी जैसी बननी थी, ठीक है। तो वोकैबलरी ये सब सेम रहता है, भाषा के सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो सेम है। ऐसा नहीं है वो रूल आज के टाइम में चेंज हो जाएगा, नहीं। कोई नीति, कोई रूल रेगुलेशन वैसे थोड़ी है जो हमने बनाए हैं, ये तो भाषा के बने बनाए रूल्स हैं जो हाँ इंसान ने बनाए हैं, पर ये चेंज नहीं होंगे। अब ये तो सोचो, ये चेंज तो आ नहीं सकता कि बोल दें कि भाई अब इंग्लिश में साइलेंट वर्ड होगा ही नहीं, नॉन को कनॉन ही पढ़ा जाएगा। आपको लगता है ऐसा कोई रूल आएगा? भाषा ही बदल जाएगी भाई उससे। तो ऐसे रूल्स नहीं आएंगे, ऐसे रूल्स स्टैटिक होते हैं, मतलब एवर चेंजिंग होते हैं। Every language is supposed to undergo a change with the passage of time, ठीक है। अब भाषा के जो रूल्स हैं वो तो मतलब चेंज नहीं होते हैं, स्टैटिक हुए। लेकिन भाषा का जो लहजा होता है या इसमें जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप देखोगे इंग्लिश भाषा में आज के टाइम में या मैसेजेस वगैरह जब हम करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने लग गए हैं, लॉल, ठीक है, ये लिखने लाफ आउट लाउड, ठीक है, या लॉट्स ऑफ लव, इस तरीके से लिखने लग गए हैं। और भी हैं बहुत सारे ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, GN गुड नाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंजेस आते हैं, पर जो ये रूल्स वगैरह हैं भाषा के वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि इंग्लिश में एग्जाम्पल लिख देना साइलेंट वर्ड्स जो हैं, ठीक है। लेकिन भाषा में जो चेंजेस आते हैं वो कौन से हैं? जो समय के साथ, जैसे टेक्नोलॉजी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आ जाते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन में एक वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो बात बात पे बोलते हैं कूल, ओह वाओ इट्स सो कूल, राइट। तो ये चीज़ें हो गई, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कुछ वोकैबलरीज, ड्यूड, ये वर्ड ज़्यादा बोलने लग गए हैं। तो ये जनरेशन के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। पर ये चेंजेस उनकी बात नहीं हो रही है जो रूल्स वगैरह होते हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि अक्सर ना सब स्टूडेंट्स इसमें गलत लिख देते हैं, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन को आप गलत समझ लेते हो। तो इसलिए मैंने शुरुआत ही वहाँ से करी कि क्या चीज़ चेंज हो सकती है और मतलब क्या नहीं चेंज हो सकती है और क्या हो सकती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा सोच समझ के इसकी डेफिनेशन, अंदर की डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। अब ऐसे प्रोसेस क्या है जिससे हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। तो देखो ये अलग अलग लेवल के हिसाब से रहता है। हमारे बर्थ से लेके 12 मंथ्स तक प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है, फिर होलोफ्रेस्टिक स्टेज होती है 12 से 18 महीने तक, फिर 2 वर्ड स्टेज होती है 18 से 24 महीने तक, फिर टेलीग्राफिक है 24 से 30 महीने, फिर लेटर मल्टी वर्ड स्टेज है 30 महीने प्लस पे, और फिर 3 साल से लेके 7 साल तक रिफाइनमेंट मास्टरी स्टेज होती है, ठीक है। फिर तो बिल्कुल भाषा आ ही जाती है, फिर तो हम उसके प्रो बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, पहला है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जो बर्थ से 12 महीने तक रहता है। आप यहाँ पे देखोगे इस स्टेज पे जो बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जो शिशु होता है, वो एक्चुअल वर्ड्स जो है यूज़ करते हैं, बट
डेवलपिंग फाउंडेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। मतलब एक्चुअल वर्ड्स बच्चों को यहाँ पे नहीं पता होते हैं, बस वो बैबल वगैरह कर पाते हैं, ठीक है। मतलब बा, मा, दा ऐसी कुछ साउंड्स निकाल पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पता होता है, ठीक है। ये रहा जब वो बिगिन करते हैं किसी भी लैंग्वेज को, दैट इज 6 to 8 वीक्स का बेबी आप लगा लो। फिर जैसे ही वो बेबी 9 to 12 मंथ्स के पास पहुंचता है, वो जेस्चर्स और आई कॉन्टैक्ट्स को समझना शुरू कर देता है, इशारों को, ठीक है। तो इस महीने यहाँ तक ये स्टेज रहती है, ठीक है। आगे है होलोफ्रेस्टिक स्टेज, 12 से 18 महीने वाली। इसको 1 वर्ड स्टेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर नाम ये याद ना हो रहा हो तो 1 वर्ड स्टेज के नाम से याद कर लेना। यहाँ पे सिंगल वर्ड बच्चा बोलना शुरू कर देता है, मम्मा, दूदू, नाना, दादी, ऐसे वर्ड सिंपल वाले बोलने शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद आती है 2 वर्ड स्टेज, जो 18 से 24 महीने रहती है, जहाँ पे इस फ्रेज में जो बच्चा है वो 2 शब्दों को आपस में भी कंबाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे पार्क जाना, दूधू दे दो, मम्मा आ जाओ, ऐसे, ठीक है। नाउन और वर्ब को साथ में बोल पाता है, यानी कि क्रिया को और साथ में संज्ञा को। नेक्स्ट इज टेलीग्राफिक स्टेज। यहाँ पे बेसिकली जो स्पीच है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जहाँ पे कुछ एसेंशियल जो मतलब सेंटेंस में एक एसेंशियल वर्ड्स हैं वो ही बच्चा बोलता है। मेरे को दे दो, मुझे जाना है, ऐसे सिंपल सिंपल, ठीक है। जैसे वांट बिग बॉल, मम्मी गो वर्क, ठीक है। तो टूटी फूटी है बट सेंटेंसेस बोलने की पूरी कोशिश है, ठीक है। फिर आती है लेटर मल्टी वर्ड स्टेज, जहाँ पे बच्चा मल्टीपल वर्ड्स आसानी से बोल पाता है, यानी कि पूरे सेंटेंसेस बोलने शुरू कर देता है। फिर है रिफाइनमेंट एंड मास्टरी स्टेज। अब तो भाई देखो अच्छे से लैंग्वेज बोल पाता है और फिर आगे जाके उसमें और मास्टरी धीरे धीरे अपनी लाइफ में करनी शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पे पैसिव वॉइस मतलब कि प्रॉपर ग्रामर का ज्ञान लेना बच्चा शुरू कर देता है और उसको अपने जीवन में अपनी भाषा में अप्लाई करता है, यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्वायर की जाती है लैंग्वेज, ये प्रोसेस है। दूसरा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। भाषा के लक्षण कुछ इस प्रकार से, देखो जो मैं अभी समझा रही हूँ ना वही सब यहाँ हिंदी में लिखा है। कई बार आप लोग बोलते हो मैम हिंदी में अलग से बताओ, तो वही चीज़ें लिखी हैं। अभी एग्ज़ाम टाइम है, 2 वीडियोस अलग से इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए नहीं टाइम है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप पढ़ोगे ना, रीडिंग करोगे, समझ आपने वीडियो से लिया, क्लास से लिया, आपने पूरी क्लास देख ली, समझ आ गया, पर एक बार इसको रीड करना उसके बाद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या साथ साथ अपना लिखते चलो। दूसरे प्रश्न पे आएंगे, भाषाई सिद्धांतों का वर्णन करें, क्लासरूम में बहुभाषावाद और भाषा विविधता का क्या प्रभाव है वो बताएं। देखो पहले तो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है लैंग्वेज क्या होती है, कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसी मतलब हम जिससे हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को दूसरे तक रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स वगैरह, अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों की भी समझ रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करना का, बातचीत करने का एक साधन है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपका मेन चीज़ पूछी गई है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, और कैसे जो है इफेक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म और लैंग्वेज है क्लासरूम की डाइवर्सिटी पे, वो बताना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें मेन हैं। इंट्रोडक्शन हो गई, तो अब हम आएंगे प्रिंसिपल्स पे। देखो प्रिंसिपल्स सारे नहीं लिखने हैं, यहाँ से आप एनी 8 मैक्सिमम प्रिंसिपल्स लिखोगे जो आपको आसान लगते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखो किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग के लिए ज़रूरी है या लर्निंग के लिए कि मोटिवेशन हो, ठीक है, प्रेरणा हो कि भाई हाँ इस लैंग्वेज को लर्न करना है, पढ़ना है।
दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस, यानी कि उस लैंग्वेज में एक्सपोजर हो कि भाई उसको हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको हमारे स्कूल प्रेमिसेस में, स्कूल के अंदर इंग्लिश में ही बात करनी है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट है बच्चे को इंग्लिश में महारत हासिल कराना, कि बाकी सब्जेक्ट्स भी बच्चा इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश भाषा के तहत चीज़ें पढ़े। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का ही मतलब देखो, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का जो ये नेम है, इसका मतलब है कि भाई करिकुलम के तहत भाषा, मतलब करिकुलम में एक ऐसी भाषा का यूज हो रहा है जिसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस करिकुलम में हम बच्चे बहुत सारी लैंग्वेज तो पढ़ रहे हैं, बेसिकली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एक बच्चा 3 लैंग्वेजेस स्कूल में सीखता है। ठीक है, अब इंग्लिश हिंदी रहती है ज़्यादातर, और एक तीसरी 6th क्लास से ऐड होती है। या अलग अलग जगहों पे क्या रहता है कि भाई पहली मदर टंग बच्चे वाली रहती है, जैसे केरल में पहली लैंग्वेज मलयाली रहेगी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में से कोई रह सकती है, और तीसरी लैंग्वेज एशियंट इंडिया लैंग्वेज या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज रहेगी। इस तरीके से सेट होती हैं चीज़ें। तो एक बच्चा स्कूल से 3 लैंग्वेज सीख के निकलता है, पास आउट होता है। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है कि भाई ये भाषाएं तो पढ़ी, पर साथ में बाकी भाषाएं जो पढ़ रहा है बच्चा, वो किस भाषा में पढ़ेगा। यानी कि अगर गणित पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, तो ये मैथ्स बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा या हिंदी मीडियम में या और किसी भाषा में, तो वो हर एक स्कूल का अपना लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू उसका करिकुलम चलता है, उसका पाठ्यचर्या उस भाषा में होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स आप देखोगे प्रॉपरली हिंदी मीडियम होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स आप देखोगे, कुछ नहीं, ज़्यादातर सारे ही प्राइवेट स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम ही होते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम तो आज के टाइम में सिर्फ जो है लगभग गवर्नमेंट स्कूल में ही रह गई है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है बच्चे को एक्सपोजर मिले, वो भाषा में वो यूज़ कर पाए अपने दैनिक जीवन में, और उसकी प्रैक्टिस बच्चे को हो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। भाई जिस लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हो उसको अपनी हैबिट में भी लाओ, आम बोलचाल की भाषा में लेकर आओ, कि उसी में बात करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्कूल में, घर में भी करनी है। आप किसी का कॉल उठा रहे हो तब उस भाषा में बात कर रहे हो, ताकि आपको हैबिट हो उस लैंग्वेज की बोलने की। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भाई सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि उसकी, उस भाषा की लिटरेचर हो गई, ग्रामर हो गई, आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, जान रहे हो, उनके बारे में समझ रहे हो, रट्टा नहीं, समझ रहे हो। समझोगे तभी उसको आगे दैनिक जीवन में प्रयोग में ला पाओगे, फिर ही उसमें अपने लेवल भी बढ़ा पाओगे। ठीक है, आज आप टूटी फूटी बोलते हो, कल को और अच्छी बोलोगे, फिर एक दिन आप ही उसके मास्टर बन जाओगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फर्स्ट। सबसे पहले देखो बच्चा क्या करता है, एक छोटा, उसे लैंग्वेज बोलनी तो आती नहीं है, वो सबसे पहले उसको सुनता है, फिर स्पीक करता है। लिसन फर्स्ट एंड देन स्पीक। या पूरे स्किल्स में अगर हम बात करें तो 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पहले ये 2 किए जाते हैं, मतलब पहले लिसन करो फिर स्पीक करो। ठीक है, ये 2 होते हैं, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग की बारी आती है। तो पहले सुनना है, बोलना है, फिर आगे रीडिंग राइटिंग आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो लैंग्वेज को पढ़ाते वक्त हमें एज अ टीचर ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हर बच्चा भिन्न है। ज़रूरी नहीं है कि रमेश ने 2 दिन में एक नाउन का टॉपिक पढ़ लिया और उसको अच्छे से समझ आ गया तो रमेश भी पढ़ लेगा, नहीं। हो सकता है रमेश को महीना भर लग जाए। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, सबका आईक्यू लेवल, सबका दिमाग, क्षमताएं सब अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। देखो हमें जब भी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो किसी कंटेक्स्ट में पढ़ाना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश के या हिंदी के जो अपठित गद्यांश और अनसिन पैसेजेस होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट होता है जिसके कंटेक्स्ट में वो लिखे होता है। लेट सपोज पर्यावरण पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण पे हैं वो। ठीक है, तो किसी कंटेक्स्ट में हम उन्हें, उन चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है,
देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन एंड प्रोग्रेशन, यानी कि उसमें लेवल्स हो। जैसे मेरी फ्रेंड है, उसने अभी जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, तो मुझे आके बताती थी अभी मैं इस लेवल पे हूँ, B1 पे हूँ, फिर मैं B2 पे पहुँच जाऊँगी, A1 पे हूँ, A2 पे आने पे इतना टाइम लगता है। तो ऐसे कुछ कुछ वो मुझे बताती रहती थी, यानी कि प्रोग्रेस उसकी हो रही है। ठीक है, कि इतने साल का कोर्स है, उसमें आप इतना लेवल सीखोगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हो तो ये लेवल आ जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, देखो जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसमें एक्टिवली आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड करेक्शन, कोई कुछ बताता है कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ ठीक कर लो, तो उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेना और वो करेक्शंस करनी है। जैसे आज के टाइम में मैं भी बहुत चीज़ें गलत बोल देती हूँ। जैसे आज सुबह की ही बात है, मैं अपने हस्बैंड को कुछ बता रही थी, तो मैंने उसमें बोल दिया टेक अ एस्टिमेट। मतलब हम कुछ ट्रैवल एजेंट से एक ट्रिप की बात कर रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि उससे एक एस्टिमेट ले लो, टेक अ एस्टिमेट। तो बोल फट से उन्होंने बोला अ एस्टिमेट नहीं प्रिया, एन एस्टिमेट होगा। मैंने कहा हाँ यार, ई तो वॉवल है, मेरे गलती से अ बोल दिया, आप सही हो। ठीक है। तो ये नहीं मैं लड़ने लग गई, हाँ भाई तुझे ज़्यादा इंग्लिश आती है, नहीं। आपको किसी ने करेक्ट किया है तो उसको पॉजिटिवली लेके आप उसमें करेक्शंस ला रहे हो। ठीक है, समझ आ गए प्रिंसिपल्स। आगे आ जाएं। अब मल्टीलिंगुअलिज्म का पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 किसका है? इस क्वेश्चन का, कि भाई कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म इफेक्ट करता है और लैंग्वेज डाइवर्सिटी पे, इफेक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, किस तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म और लैंग्वेज के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो क्लासरूम पे इफेक्ट डालती है। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है बहुभाषावाद। ठीक है। अब आप लोगों को दो भाषाएं आती होंगी, इंग्लिश हिंदी, कोई ना कोई बोली या तीसरी लैंग्वेज भी बहुत बच्चों को आती होगी। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि आप बहुभाषावादी हैं, आप अनेक भाषाएं या एक से अधिक भाषाएं आप लोग जो हैं वो बोल पाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो मल्टी लिंग्वलिज्म मतलब दो या दो से ज़्यादा भाषाएं जो बंदा बोल पा रहा है। ठीक है। और लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी यही है कि भाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा भाषाएं और बोलियां हैं। ठीक है। आप किसी भी क्लास को पढ़ाओगे और उसमें 40 बच्चे हैं, ये मत सोचना सबको ही हिंदी आती होगी, सबकी मदर टंग हिंदी होगी, नहीं। किसी बच्चे की मलयाली भी होगी, किसी की पंजाबी भी होगी, किसी की कोई बोलियां अलग होंगी, किसी के घर पे भोजपुरी बोली जाती होगी, किसी के पे गुजराती बोली जाती होगी, कोई मराठी बोलता होगा। ठीक है। कोई हरियाणवी बोलता होगा। समझ रहे हो? हर बच्चा अलग मदर टंग से होगा। तो आपकी क्लासरूम में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। अब इसका कैसे इफेक्ट पड़ा भाई क्लासरूम पे, वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है और लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या होती है, वो यहाँ पे इतने में आपको डिस्क्राइब कर देना है शॉर्ट पैराग्राफ में। ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इफेक्ट है सबसे पहले कि कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं दिमागी रूप से। ठीक है। वो कैसे है कि भाई स्टूडेंट्स हु आर एक्सपोज टू मल्टीपल लैंग्वेजेस टेंड टू डेवलप बेटर कॉग्निटिव स्किल्स। देखो जिनको ज़्यादा लैंग्वेजेस पता होती हैं उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं दिमागी रूप से वो भी ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप होती हैं। ठीक है। और प्लस वो अंतर पहचानते हैं कि भाई इस भाषा में ये चीज़ अलग है, इसमें ये चीज़ अलग है। ठीक है। जैसे इंग्लिश में साइलेंट होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है। ऐसी चीज़ें, उनकी सूझबूझ, सोचने समझने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, ये सब बच्चे के अंदर बढ़ता है, उस व्यक्ति के अंदर बढ़ता है जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। चलिए अगला है कल्चरल अवेयरनेस एंड टॉलरेंस। लैंग्वेज डाइवर्सिटी ब्रिंग्स एक्सपोजर टू द कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड व्यू पॉइंट्स। कैसे भाई? आप जो भाषा पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ का कल्चर भी साथ में पढ़ते हो। ठीक है। मैंने क्लास 6 में ना फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी थी, तो उनकी जो बुक होती थी ना, उसमें जो भी चीज़ पढ़ाई जाती थी, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल के एग्जाम्पल दे देते हैं ग्रामर में, द ताजमहल, या मैं ताजमहल घूमने गया, इसमें क्रिया छाटो, कुतुब मीनार। ठीक है। या दिवाली, होली, ईद से जुड़े
एग्जाम्पल्स दे देते हैं, सही बात। ऐसे ही आप फ्रेंच जब मैंने पढ़ी तो वहाँ देखा, वहाँ पेरिस का एग्जाम्पल है, वहाँ के जो फेस्टिवल हैं वहाँ का है एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई गई वो थी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि माई नेम इज़ प्रिया, इसको आप कैसे बोलोगे, समझ रहे हो। तो फ्रेंच के साथ साथ मैंने वहाँ की, फ्रांस की संस्कृति को भी पढ़ा, कि वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वहाँ का फेमस जगह कौन सी है, प्लस वहाँ के पेरिस के बारे में बहुत पढ़ते थे, स्पेशली चैप्टर था आईफिल टावर के बेसिस पे। तो जैसे वहाँ का जो अपठित गद्यांश होता था, अनसीन पैसेज आते थे एग्जाम्स में हमारे, तो वो जनरली वहाँ की ही प्रॉब्लम्स और वहाँ के ही संस्कृति से संबंधित होते थे। तो फ्रेंच पढ़ते पढ़ते मैंने फ्रांस के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ लिया था, तो वहाँ के कल्चर से एक्सपोजर हो गया था। अब एक एग्जांपल और लो, कोई बच्चा है जो मेरी एक फ्रेंड है, वो कनाडा में रहता है, तो वहाँ पे उसके बच्चे ने अभी एडमिशन लिया स्कूल में। उसको हिंदी बोलनी नहीं आती है क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो कैनेडियन है और उसके जो फादर हैं वो इंडियन है, बट उसके फादर जॉब के सिलसिले में वहाँ शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे जो वो बच्चा है उसने अब अपना हिंदी लैंग्वेज के भी मतलब स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जाती, बट आई गेस अलग से कोई ट्यूशन्स उसको दिला रहे हैं जहाँ पे वो जाता है हिंदी पढ़ने। तो वहाँ पे अब उसको हिंदी पढ़ के इंडिया के बारे में इंटरेस्ट आ रहा है। वो अपने पापा से पूछता रहता है, पापा हम इंडिया कब जाएंगे, वहाँ ये मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ ये घूमने की जगह है, वहाँ पे लोग ये करते हैं, ये खाते हैं, वहाँ की ये डिश फेमस है। तो ये सब अब उसे पता चल रहा है, वो कभी यहाँ रहा नहीं बट अब पढ़ रहा है तो उसको वहाँ के कल्चर का पता चल रहा है, समझ रहे हो। तो कल्चर का, वो भाषा जहाँ की है, ठीक है, आप चाहे कहीं पे भी बैठ के उसको पढ़ो पर उस जगह की, उस कल्चर की जानकारी आपको हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी वोकैबलरी भी बढ़ जाती है, आपको प्लस एक्सप्रेस करना आ जाता है कि कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला है रिच लर्निंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल ये लर्निंग एनवायरनमेंट को रिच कर देता है भाई। अब आपको ज़्यादा सॉन्ग्स आते हैं, ज़्यादा स्टोरीज पता है, ज़्यादा मुहावरे पता होंगे हर भाषा में, ठीक है। अभी मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत शुरू के दिन की बात है, बड़ा मजाकिया किस्सा ये है। अब वो थी केरल की, मलयाली, ठीक है। तो अगर उसे हमें कुछ बोलना होता था ना, मतलब वो एक हमारी फ्रेंड्स के ग्रुप में सिर्फ एक वो ही मलयाली फ्रेंड थी, तो उसे कभी भी कुछ बोलना होता था ना हमें उल्टा सीधा, तो अपनी मलयाली लैंग्वेज में बोल देती थी, गुस्सा निकालना होता था तो। अब गाली भी दे देती हो तो किसे पता, तो हमें पता तो चलता नहीं था, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती थी। तो यही है भाई, वो उसने फ़ायदा उठाया, उसे इंग्लिश हिंदी के साथ तीसरी मलयाली भाषा भी आती थी, समझ रहे हो। तो ये ज़्यादा लैंग्वेज सीखने के फ़ायदे हैं, ज़्यादा लर्निंग है, ज़्यादा लैंग्वेज है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन। बिल्कुल देखो, इससे इक्विटी और इंक्लूजन का, पहले तो देखो ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखने से हमें ज़्यादा एक ऐसा मतलब डाइवर्सिटी क्रिएट होती है जिसमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होता है। अब आप ना किसी भी सांचे में ढल सकते हो, प्लस मतलब आपको वो लैंग्वेज पता है, लेट सपोज किसी को मलयाली आती है, उसने सीखी हुई है और वो केरल घूमने जाता है, तो वो बंदा वहाँ पे उसके लिए आसान होंगी चीज़ें, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक भाई है और उसकी अभी शादी हुई, तो वो दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है जर्मनी घूमने जाएंगे, ठीक है। तो वो जाते हैं जर्मनी घूमने, शादी के ऑलमोस्ट 1 साल बाद उनको वीज़ा वगैरह मिलता है, फिर वो घूमने जाते हैं। एंड घूमने गए तो मेरे भाई को इंग्लिश में, तो भाई उसका हाथ बिल्कुल तंग है, बट भाभी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी और लाइक बड़ा फटाक से इंग्लिश बोल देती है। तो वहाँ पे जाके वो उस पर डिपेंडेंट था प्रॉपरली,
उसी ने सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज करी, कुछ ऑर्डर करना होता था वो तो उसी पे डिपेंडेंट था क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं आती थी। प्लस उसको साथ में बेसिक जर्मन लैंग्वेज भी आती थी, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी तो वो टूटी फूटी जर्मन में भी कम्युनिकेट करके उसने रास्ते वगैरह पता लगा लिए, सब कुछ कर लिया। तो ये एक फ़ायदा है, मतलब इंक्लूजन हो जाता है, ठीक है। आप अपनी डाइवर्सिटी, विविधता को बढ़ावा भी यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्लासरूम में भी हेल्प मिलती है इससे। इम्प्रूव्ड लैंग्वेज अवेयरनेस, बिल्कुल देखो आपकी लैंग्वेज की अवेयरनेस बढ़ती है। मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी ग्रामर क्या होती है, वोकैबलरी क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज के क्या फंक्शंस हैं, किस भाषा में क्या यूनिक है, लैंग्वेज के बारे में क्या चीज़ें अलग हैं, ये पता होती हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ पे कोई हिंदी सीख रहा है, आप देखोगे कोई अंग्रेज सीख लेता है हिंदी, पर उसको ना बहुत कंफ्यूजन स्टार्टिंग दिनों में या एक अच्छी खासी टाइम से हिंदी बोल रहा है तब भी रहती है, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, समझ रहे हो, लड़का लड़की वाला है, मैं खाना खा रही हूँ खा रहा हूँ, तो वो खाता खाती में ऐसे ये जेंडर वाइज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ पकड़नी मुश्किल है, ये प्रैक्टिस से ही पकड़ी जाती है, समझ रहे हो चीज़ें। चलो अब इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। देखो आप मिक्सअप कर सकते हो भाषाओं को, इससे क्लासरूम मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो सकता है कोई बच्चा बुली करने लग जाए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करने लग जाए, ठीक है। क्या पता टीचर उस लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर ना हो, जो वहाँ के मे बी सोचो आपकी पोस्टिंग केरल में हो जाए, आपका जन्म दिल्ली में हुआ और आप यहाँ पढ़े लिखे हो, आपको वहाँ की भाषा नहीं आती, पर वहाँ पे 30 बच्चे आपकी क्लास में तो 22 मलयाली बोलते हैं, उन्हें सिर्फ मलयाली आती है, ऐसे में आप आगे कैसे पढ़ाओगे। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आ जाती हैं। तो आइडेंटिटी वाइज कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, अरे मैं तो भोजपुरी हूँ, मैं तो यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो ऐसे कुछ अपनी आइडेंटिटी को लेके और कल्चर को लेके डोमिनेट करना चाहते हैं औरों को, या अपनी कोई सुपीरियर समझते हैं, बाकी दूसरी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अभी एक बताती हूँ एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड से बात चल रही थी, तो वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ही है एक और कॉलेज में। तो वो मेरे को बताती कि हमारे में क्लास में सिर्फ उर्दू के 2 बच्चे हैं जिनके पास पेडागोजी ऑफ उर्दू है, लेकिन इसके टीचर नहीं है। अब उन्होंने इंग्लिश हिंदी मीडियम के माध्यम से उर्दू पढ़ा तो दी, पर अब बच्चों ने पेपर उर्दू में दे दिया, तो अब उसे चेक कौन करेगा। अब वो पेपर रखे हुए हैं, बाकी सारे पेपर चेक हो गए, उन 2 बच्चों का अभी रिजल्ट्स की एंट्री वगैरह कुछ नहीं हुई है कि उर्दू का टीचर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कोई अपॉइंट करके देगा, तब चेकिंग होगी, फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार की दुविधाएं भी आ जाती हैं कई बार। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं लैंग्वेज के, ये भी आप आंसर में मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, हाउ कैन वी यूज दीज प्रिंसिपल्स टू मेक द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव, ठीक है। पहले तो हम प्रिंसिपल्स जो हैं लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के वो लिखेंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को लैंग्वेज को एक्वायर करने के प्रोसेस को और इफेक्टिव इनसे बनाया जा सकता है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये आई गेस रिपीट तो नहीं हुआ, अच्छा हमने ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं ना वही इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ही है, जो ऊपर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट उसमें हमने लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग क्या होता है, एक पैराग्राफ उसके बारे में लिखा है, जितनी समझ आपको है, इसके लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज क्या होता है, उसको पढ़ाया कैसे जाता है, लर्न कैसे किया जाता है, उसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। फिर जो प्रिंसिपल्स ऊपर किए वही यहाँ पे दोबारा से हम रिपीट करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज एग्जैक्ट लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने लिखने हैं, 8 लिखने हैं, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा।
भाषा शिक्षण और सीखने का सिद्धांत। अब आते हैं भाई इसको यूज कैसे किया जाए, हाउ टू यूज दिस प्रिंसिपल्स, जिससे हम लैंग्वेज एक्विजिशन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो पहला है डिज़ाइन मोटिवेशन लेसन्स। ठीक है, हम लेसन्स के अंदर कुछ स्टोरीज, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, कुछ गेम्स, कुछ पजल्स, जो बच्चे जिसमें इंजॉय करें उन और इंटरेस्ट उनका बढ़े, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करें। दूसरा है हम रिवॉर्ड यूज़ करें। बच्चा कहीं कुछ अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड देंगे, तो उससे जो है बच्चा प्रेज होता है और उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और इससे हम लर्निंग को इंजॉयबल बना सकते हैं। उससे अगला है क्रिएटिंग अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट। हम क्लासरूम को प्रिंट रिच मटेरियल से जो है उसमें लगा सकते हैं, क्लासरूम को फिल कर सकते हैं, जैसे पोस्टर, लेबल लगा दिए, स्टोरी बुक्स क्लास के अंदर रख दी, विजुअल एड्स का यूज़ किया, ऐसी सामग्री का जिसको देखा जाए। तो उससे क्या होगा, ये बच्चे डेली रूटीन में देखते हैं। आप देखोगे जनरली नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड या 5वीं तक की क्लासेस में बहुत ज़्यादा ऐसे किया जाता है। पूरी क्लास में ही टीचर चार्ट पेपर वगैरह या कुछ ना कुछ लर्निंग मटेरियल लगा के देखती है, क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं, रोज़ देखेंगे तो सीखेंगे भी। ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल में जहाँ मैं काम किया करती थी, मुझे वहाँ का याद है, वहाँ पे हर महीने जो है टीचर को टॉपिक के हिसाब से पहले ही जो है बोर्ड वगैरह चेंज करने होते थे। तो उससे क्या होता था, बच्चे जो देखेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। अगला है यूज़ रिपीटिशन विद पर्पस, कि हम कुछ रिपीटिशंस का यूज़ करें। जैसे आपने देखा होगा कुछ सॉन्ग्स या चैंट्स हो गए, रिपीटेशन, डायलॉग्स हो गए, ये हम बच्चों को रिपीट कराते हैं। ठीक है, ताकि वो लैंग्वेज भी साथ में सीख जाएं। जैसे दोहे वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा जब भी हिंदी में दोहे पढ़ाए जाते हैं तो उसको हम थोड़ा गाने की फॉर्म में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, लाइक दिस। तो ये इस तरीके से क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसे धुन में उसको सीखा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो ये बोरिंग साउंड कर रहा है और याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। हम बच्चों को मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने को बोलें। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे, मतलब उन्हें जब ज़रूरत है, जो उनकी मेन बातें हैं, सीरियस बातें हैं, उस टाइम पे वो उन बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर भाषा में। ठीक है, लेट्स सपोज बच्चों को वॉशरूम जाना होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एक हैबिट होती है, बच्चे टीचर के पास आएंगे, बोलेंगे मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मैं टॉयलेट में जाऊँ। टीचर बोलेगी स्पीक प्रॉपरली, ढंग से बोलो। वो लर्न करेगा, फिर जाता है। तो ऐसे बेसिक हैबिट्स में लेकर आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बिगिन विद ऑरल स्किल्स। सबसे पहले देखो ये है ऑर्डर, तो पहले लिसनिंग कराई जाएगी, फिर स्पीकिंग। ठीक है, तो ओरल हम इन दो चीज़ों से बिगिन करेंगे तो आगे के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। तो बिगिन करना है ओरल स्किल से, कि बच्चे बोले, सुने और बोले। ठीक है, फिर रीडिंग राइटिंग आता है। नेक्स्ट इज अडेप्ट टू लर्नर्स नीड। यहाँ पे हम बच्चों को क्या ज़रूरत है उस हिसाब से उनकी लर्निंग कराएं। ठीक है, उस हिसाब से हम इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब अगर किसी एक बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत लगती है एक पर्टिकुलर लेसन को सीखने में, हो सकता है उस लेसन में उसको कन्फ्यूजन आ जाए। ठीक है, जैसे इंग्लिश सीखते वक्त बच्चों को या हिंदी सीखते वक्त भी कुछ चैप्टर्स में आ जाती है, जैसे मुझे आई थी हिज और हर में। ठीक है, इसमें दिक्कत आ गई थी, तो मेरी टीचर ने बैठ के मुझे बहुत बढ़िया तरीके से साइड में समझाया हो, वो हुआ नहीं था, तो हुआ हो तो वो एग्जाम्पल ले लो। किसी में भी किसी को कन्फ्यूजन, बहुत स्टूडेंट्स को इसमें आ जाती है वॉज, इज, विल। इसमें जब और पास्ट पार्टिसिपल और बहुत कुछ जुड़ता है तो आ जाती है दिक्कत। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड लेसन ग्रेजुअली। हम लेसन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ग्रेजुअली, मतलब
आप ये लगाओ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम न्यू लैंग्वेज को, कॉन्सेप्ट्स को, तो पहले ऐसी चीज़ें बच्चों को बताएं जो ज़्यादा मुश्किल ना हो और फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं। यानी कि छोटे से शुरुआत करके फिर बिग पे जा रहे हैं, यानी कि हम सरल से फिर जटिल पे जा रहे हैं, यानी कि हम इजी से डिफ़िकल्ट पे जा रहे हैं। समझ रहे हो? और भी हैं, हम सिर्फ 8 पॉइंट्स करेंगे, बाकी आप आगे और देख लीजिएगा, कोई आसान लगता है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द रोल ऑफ डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, हाउ दे कैन बी हेल्पफुल इन बेटर लर्निंग। देखो, डिस्कशंस में हम औरों की बात सुनते हैं और अपनी बात बोलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चनिंग में हम अपना क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आंसर को लिसन करते हैं। तो दोनों ही जो टेक्निक्स हैं, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग, ये लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए होती है। बेसिकली इसी दो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है, रीडिंग राइटिंग के लिए नहीं। ठीक है, अब देखो, इसमें पहले तो हम डिस्कशन क्या होता है वो मीनिंग लिखा, और डिस्कशन के 5 कम्युनिकेशन लिखे। ठीक है, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेज भी तो भरने हैं भाई एग्जाम में। डायरेक्ट आंसर लिख के 8-10 पॉइंट लिख देंगे तो क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है 16 नंबर के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे पहले डिस्कशन का मीनिंग छोटा सा, उसके करेक्टरिस्टिक्स, फिर क्वेश्चनिंग का मीनिंग, क्वेश्चनिंग के करेक्टरिस्टिक्स, एक बीच में फ्लो चार्ट बना दिया। अब हम आएंगे हमारे मेन आंसर पे, जो है रोल ऑफ डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वॉइस इज क्लियर? ओके। काफ़ी देर तक बोलते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ब्रेक्स बीच में रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ लेट्स बिगिन अगेन। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो लिमिटेड तो नहीं है, अनलिमिटेड है। आप जितनी लैंग्वेज चाहो उतनी सीख सकते हो, और एक लैंग्वेज भी ना, उसमें इतनी चीज़ें सीखने को होती हैं, आगे आगे सीख बहुत कुछ सकते हो। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड हैं, कलीग हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पीएचडी कर रही हैं। तो वो आज के टाइम पे भी मुझे बताती है कि अभी मेरा ये पढ़ना बचा है, ये करना बचा है, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में ये होता है, वो होता है, मैंने इतने रिसर्च आर्टिकल्स लिख लिए, अभी मैं इस पे भी लिखूंगी, मेरे ये प्लान्स हैं। एंड शी इज़ सो फोकस्ड इन हर लाइफ। मतलब उसका आगे इंग्लिश लैंग्वेज में उसको आगे क्या क्या करना है, उसने आज ही अपना आगे 5-6 साल की चीज़ें बनाई हुई हैं। तो मतलब पीएचडी करने के बाद भी, जबकि उसको इतना अनुभव है, एंड लेट मी टेल यू, शी इज़ द एचओडी, लाइक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट स्कूल इन एनसीआर।
बहुत रिनाउंड स्कूल है, उसमें वो एचओडी हैं, मतलब उस लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की हेड हैं। समझ रहे हो, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्टिल शी इज़ लाइक लर्निंग लैंग्वेज, तो ये बताता है कि लैंग्वेज लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत कुछ है जो सीखा जाता है। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि लैंग्वेज में सिर्फ ऐसा नहीं है, हम हर स्किल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब में इम्प्रूवमेंट है, सब में आप बहुत कुछ आगे सीख सकते हो, अपने आप को दिन प्रतिदिन और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा पैराग्राफ, उसके लिए अब जो रोल है वो देखते हैं। पहला है इन्हांसिंग एक्टिविटी लिसनिंग स्किल्स। बहुत सारे हैं, ज़्यादा नहीं, एनी 8 या ज़रूरत लगे तो मैक्सिमम 10 कर लेना, उससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, 1.5 घंटे का ही पेपर है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहला है इन्हांसिंग एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। मैं हिंदी में एक बार दिखा देती हूँ। इन्हांसिंग एक्टिव स्किल्स का मतलब है, एक सेकेंड, जो डिस्कशन है, ठीक है, मैं ये दोनों चीज़ें लिख लेती हूँ यहाँ पे क्योंकि इन्हीं के रिगार्ड में हम पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चनिंग। ठीक है, इनसे हमारे जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होते हैं वो बढ़ते हैं। देखो, एक्टिव रहते हैं हम उस वक्त, ऐसा नहीं है बाद में जाके वो काम हो जाएगा, वो अभी हो रहा है, तुरंत हो रहा है, तभी एक्टिव रह के आपको उस चीज़ को सुनना है। ठीक है, सुना, फिर एकदम से आपकी बारी आएगी तो आपको बोलना भी है। डिस्कशंस में क्या होता है, सामने वाला कुछ बोल रहा है तो एकदम से फिर आपको भी रिस्पॉन्ड करना है। तो उसके लिए आपके लिसनिंग स्किल्स बढ़िया होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, कि आपने फटाफट से उसकी बात पे फोकस करके अंडरस्टैंड किया है, समझा है, और फिर आप उसका जवाब दे पाओ। आपने कभी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे बहस सुनी है? वो बहस डिस्कशंस जो होते हैं वो यही हैं, फटाफट से वो बात सुनते हैं, अरे तुमने कैसे बोला, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, वो आपस में डिस्कशंस जो करते हैं। ठीक है, तो वही है ये। उसके लिए आपके स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपने देखा होगा, हम स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में रखा जाता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विजेज होती हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि बच्चे के ये दोनों स्किल्स इम्प्रूव हो सकें। कौन से? लिसनिंग और स्पीकिंग। अगला है इम्प्रूव वर्बल एक्सप्रेशन एंड फ्लुएंसी। जब बच्चे बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो डिस्कशंस के माध्यम से उनकी फ्लुएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं तो भी फ्लुएंसी इंक्रीज होती है, स्पेशली डिस्कशन से, क्योंकि उन्हें अपने मन की बात कम समय में अपने ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए जल्दी भी बोलना पड़ेगा। कई डिस्कशंस ऐसे होते हैं स्कूल्स में जिनमें टाइम लिमिट भी होता है। ठीक है, कि आपके पास 2 मिनट है, आपको डिस्कस करना और अपना ये वाला प्रूफ, वैलिड जो पॉइंट है ये प्रूफ करना है। समझ रहे हो ये चीज़ें। अगला है एक्सपेंडिंग वोकैबलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। बिल्कुल, इससे वोकैबलरी बढ़ती है, यानी कि आपके जो शब्द हैं वो बढ़ते हैं। लेट्स सपोज आज भी मैं किसी अच्छे व्यक्ति से, मतलब जो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा शब्द हमेशा बोल देते हैं जो मैं सुन के मतलब बाद में घर आके देखती हूँ कि इसका मतलब क्या था एग्जैक्ट। उस टाइम तो सेंटेंस में पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, और फिर मैं अपनी वोकैबलरी में भी उसको लेकर आती हूँ, मैं भी उसमें कन्वर्सेशन करना शुरू कर देती हूँ। लेट सपोज कहीं से आपको पता चला कि हैप्पी को ग्लैड भी बोलते हैं, तो अब किसी से आप पूछोगे आर यू हैप्पी, या बताओगे आई एम हैप्पी, तो उसके बदले आप बोल सकते हो आई एम ग्लैड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो वैरायटी है वर्ड्स की, आइडम्स की, सेंटेंसेस की, वो बढ़ती है। अभी मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी, वो क्या करते हैं, वो कहीं पे भी कोई कहावत उनको अच्छी लगती है ना, तो फटाफट से गूगल करेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, और फिर वो भी उन कहावतों को बोलने लगते हैं। उनको मतलब मुहावरे, कहावत बोलना ये सब बहुत पसंद है, तो वो अपनी आम बोलचाल की भाषा में ले आते हैं इसको। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर
जो पुराने समय के लोग हैं वो अपनी कोई डायरी बना के रखते हैं। पुराने समय मतलब थोड़े ओल्ड हैं आज के टाइम में। मेरे दादाजी भी पहले ऐसे किया करते थे कि वो शायरी या कुछ ऐसी बातों को अपनी एक डायरी में लिख लेते थे, कुछ अच्छी लगती थी, और फिर वो भी उन चीज़ों को अपनी बातचीत में यूज़ किया करते थे। तो इस तरीके से आपकी वोकैबलरी बढ़ जाती है, बोलने को शब्द ज़्यादा हो जाते हैं फिर। ठीक है, शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, बातों को समझाने में आसानी होती है। और प्लस आप कहीं ना कहीं एक और समझदार व्यक्ति भी लगते हो कि हाँ भाई ये कितने अच्छे से हमें समझा पा रहा है। समझ रहे हो चीज़ें? अक्सर जो लोग स्पीच देते हैं ना, या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके पास बहुत वोकैबलरी होती है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग क्रिटिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग। देखो, इससे जो डिस्कशंस है या जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और स्पेशली ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनके आंसर बहुत लंबा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन होना कैसे शुरू हुआ, बहुत है भाई, अनगिनत। इंसान कहाँ से आया, बहुत कुछ है इस पे भी बोलने को, ठीक है। या देश में करप्शन कैसे बंद हो सकता है, बहुत कुछ है इस पे भी बोलने को, ठीक है। तो इससे सूझबूझ बढ़ती है, नए आइडियाज़ आते हैं, हम अपने व्यू पॉइंट्स को जो हम सोचते हैं वो औरों तक रख सकते हैं, ठीक है। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डिस्कशंस के माध्यम से। जैसे पार्लियामेंट वगैरह में, लोकसभा में, राज्यसभा में क्या किया जाता है, डिस्कशंस के माध्यम से प्रॉब्लम्स को ही तो सॉल्व किया जाता है। हर पार्टी या हर व्यक्ति अपने व्यू पॉइंट्स को दूसरों तक रखता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग के माध्यम से हम बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं रियल टाइम में, वो भी देख पाते हैं, ठीक है। और उसको इन्हेंस, ये स्ट्रेंथन होता है, बढ़ता है, ठीक है। बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वो औरों को सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है बाकी बच्चे क्या सोचते हैं। उनका इंट्रैक्शन लेवल, मतलब कि बोलने का तरीका बच्चों के साथ या मेल जोल का तरीका, वो बढ़ जाता है। प्लस साथ में बच्चों को पता चलता है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्या है, ठीक है। जैसे बचपन में मेरी आदत थी, मैं तू करके बात किया करती थी, क्योंकि हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ थोड़ी खड़ी बोली बोली जाती है, तू करके बात करने की आदत थी। इनफैक्ट मम्मी को भी हम कि मम्मी तूने खाना खा लिया, ऐसे बात करते थे। पर धीरे धीरे स्कूल गए, वहाँ समझ आई कि आप जो है ये ज़्यादा तहजीब वाला शब्द है, ये यूज़ करना चाहिए, जिसको भी आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो स्पेशली उसके लिए। तो फिर धीरे धीरे आप में ये चीज़ कन्वर्ट हो गई। एक चीज़ इस पे बताती हूँ, अक्सर ना मैंने कुछ फैमिलीज़ में देखा है, मम्मी के लिए तो हम तू वर्ड का यूज़ करते हैं, पापा के लिए आप शब्द का यूज़ करते हैं। क्यों है ऐसा, इस पे क्वेश्चन मार के। आई थिंक मम्मियाँ भी रिस्पेक्ट उतनी ही डिज़र्व करती हैं जितनी पापा करते हैं। तो आप बोलना ज़्यादा अच्छा है तू बोलने से, ठीक है। चलिए, मतलब एप्रोप्रिएट लैंग्वेज पता चलती है, क्या बोल सकते हैं, क्या सही शब्द हैं, ठीक है, क्या शब्द नहीं बोलने चाहिए, वो इनएप्रोप्रिएट, गलत लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड इंक्लूजन। बिल्कुल, देखो, इससे बच्चे साथ में लर्न करना, एक दूसरे के ओपिनियन को समझना, और एक दूसरे के मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर को भी समझना कि सामने वाला व्यक्ति मजाक कर रहा है या नहीं, ठीक है, उसको भी समझ पाते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, औरों का सपोर्ट मिलता है, आप किसी का हेल्प कर सकते हो, कम्युनिटी को कुछ दे सकते हो डिस्कशंस और क्वेश्चनिंग के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर्मेटिव फीडबैक। देखो, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग के बाद आपको एक फीडबैक भी मिलता है, कहाँ पे आपने प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने में मिस्टेक्स की, कहाँ पे ग्रामर की, व्याकरण की त्रुटियाँ की, ठीक है। तो ये सब जब पता चलता है तो उससे हम उसमें सुधार भी ला सकते हैं, और बढ़िया अपने लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को, यानी कि सुनने और बोलने के कौशल को कर सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। सही बात। अब देखो, इससे क्या होता है, इससे बच्चे की मेमोरी बढ़ती है और कॉन्सेप्ट्स को रिटेंशन कर पाते हैं। सोचो, अगर डिस्कशन करा दिया जाए पॉल्यूशन पे, ठीक है, तो पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, और इसके बारे में जो पढ़ा है वो आगे तक याद भी रहेगा, ठीक है।
चलिए इतने हैं, आगे और भी पॉइंट्स हैं, कोई आसान लगता है तो आप वो लिख सकते हो, मैक्सिमम 8 करिएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, टोटल ज़्यादा नहीं है, 6-7 क्वेश्चंस ही है यहाँ से, ठीक है। How can we use reading and writing skills as effective tools of learning? How you will develop the reading and writing skills of your students. रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को कैसे हम एक इफ़ेक्टिव टूल बना सकते हैं लर्निंग में, ठीक है, और कैसे आप डेवलप करोगे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स अपने बच्चों का। ये इतना पार्ट जो क्वेश्चन का है ना, ये गारंटीड आएगा, चाहे 4 नंबर में आए या 16 में आए, 16 में अकेला आए या इसके साथ कोई और पार्ट अटैच हो जाए, आएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, रीडिंग और राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग के बाद वाले 2 स्किल्स हैं, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग का रहता है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ स्किल ये बेसिकली है, ठीक है। अब देखो, एक लैंग्वेज को सीखने के ये चारों ही फाउंडेशन स्किल्स हैं, जिसमें से रीडिंग और राइटिंग भी एक है। लैंग्वेज को ऐसा तो है नहीं हम सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग से सीख सकते हैं, हमें उसके लिए रीडिंग राइटिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इन स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाता है, इसके लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं स्कूल्स के अंदर, ठीक है। और जिसके माध्यम से इनका भी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। ये आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिख दिया। अब है कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, रीडिंग को और राइटिंग को एक इफ़ेक्टिव टूल के लर्निंग करानी है तो उसके लिए। पहला है रीडिंग फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए और कुछ समझने के लिए हम रीड करें। अक्सर टीचर स्कूल में बच्चों को बोलती हैं रीड बुक्स, जो समर वेकेशंस होती है ना, 2 महीने की छुट्टियां, वहाँ पे अक्सर बोला जाता है कि रीड बुक्स। ऐसे में घर पे आप बैठे हुए हो तो किताबें पढ़ना, ठीक है, एज अ होमवर्क ये दिया जाता है। या स्कूल में भी आप देखोगे आज के टाइम में क्लासरूम में ही एक कॉर्नर में लाइब्रेरी बना दी जाती है, जिसमें 50-60 बुक रख दी जाती है कि बच्चे अपने फ्री टाइम में पढ़ सकें, ठीक है, ताकि रीडिंग के माध्यम से वो ज्ञान ले सके और समझ सके चीज़ों को। नेक्स्ट इज राइटिंग फॉर एक्सप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। अक्सर टीचर्स एक चीज़ और बोलती है बच्चों को, डायरी लिखो। क्यों लिखो? इससे क्योंकि आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो राइटिंग फॉर्म में। आपके अंदर जो दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, आपके आइडियाज़ हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो राइट करो। लेट सपोज सिर्फ डायरी नहीं, आप न्यूज़पेपर में भी, स्कूल के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, बच्चों का एडिशन है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर स्कूल्स में चलता है, तो उसमें अक्सर बोला जाता है कि आर्टिकल्स का कॉलम होता है बच्चों के लिए अलग से, हर टॉपिक दे दिया जाता है जिससे बच्चों को आर्टिकल्स भेजने होते हैं, ठीक है, तो वो भेजो, कुछ लिखो, ठीक है। एक और है स्कूल मैगजीन, एनुअल बेसिस पे हर स्कूल छापता है स्कूल मैगजीन्स। तो स्कूल मैगजीन जो है, इसमें बच्चों को बोला जाता है कोई पोएम लिखो, स्टोरी लिखो, या कुछ अपना काम जो है, किसी खोज लिखनी है आपको। जैसे मुझे याद है कि मैंने जो है, एक किला है लोधी गार्डन में दिल्ली में, वहाँ के जो किला है उसके बारे में वहाँ पे जाके फ़ोटो खींची, उसके बारे में पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, देखा उसको, वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, और फिर उसके बारे में एक आर्टिकल लिख के अपनी स्कूल मैगज़ीन में दिया था। तो इस तरीके से जो है रीडिंग और राइटिंग को, मतलब राइटिंग को एक्सप्रेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्ट करती है आपकी राइटिंग, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है कि आपके विचार, आपने कोई टॉपिक चुना, वो औरों तक भी पहुंचेगा, फिर तो लिखो, ठीक है। और अक्सर बोला जाता है, देखो मैं भी अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि जब भी आप पढ़ते हो, जैसे मैराथन देख रहे हो, तो साथ में अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो सीधा दिमाग तक जाता है। सुनी सुनाई बात फिर भी भूल जाओगे, लिखी हुई देर तक, बाद तक याद रहती है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग रीडिंग एंड राइटिंग फॉर डीपर लर्निंग। ज़्यादा अच्छे से समझनी है, लर्निंग करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है रीडिंग और राइटिंग को जो है इंटीग्रेट करके पढ़ा जाए साथ में। नेक्स्ट इज एंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, ये लर्निंग में हमारी सूझबूझ बढ़ाता है, गहन विचार कर पाते हैं हम, ठीक है। इम्प्रूविंग एकेडमिक सक्सेस, बिल्कुल एकेडमिक पे तो सक्सेस मिलेगा। देखो, जिन बच्चों की
कमांड रीडिंग राइटिंग में या बेसिकली लैंग्वेज में अच्छी होती है ना, उनकी लर्निंग अपने आप अच्छी होती है। और साथ में वो एग्ज़ाम में भी, अगर जैसे आपकी हिंदी अच्छी है और आप हिंदी मीडियम में अपना पेपर दे रहे हो, तो आपकी वोकैबलरी ज़्यादा होगी, आप अपने आप बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि उस भाषा के माध्यम से ही आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो अपने आप एक एकेडमिक सक्सेस भी मिल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा था, वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था। बहुत बच्चों को आती है, वैसे एक कॉमन दिक्कत है। मैथ्स के प्रॉब्लम होते हैं ना कि आपके पास 5 रुपए थे, फिर शीला ने आपको 10 रुपए और दिए, आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ अब कितने बचे। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी होती थी, इंग्लिश उसको अच्छे से आती नहीं थी। हिंदी में भी पढ़ता तो हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी, लैंग्वेज में कमांड नहीं थी तो मैथ्स में भी अच्छा नहीं कर पाया। तो लैंग्वेज अच्छी होगी तो बाकी सब्जेक्ट्स में एकेडमिक सक्सेस अपने आप मिलता है। ठीक है, अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे रीडिंग स्किल को डेवलप किया जा सकता है? तो देखो, रेगुलर रीडिंग करी जाए, प्रैक्टिस करें उसकी। ठीक है, हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो टीच करें बच्चों को कि सही तरीका रीड करने का क्या है। लेट सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, बच्चों को होमवर्क दिया गया कि आपको जो है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर से आपको कोई भी 10 वर्ड जो है आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं, ऊपर डेट डालनी है, नीचे वर्ड्स लिखने हैं और उनका डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई जिससे बच्चे रीड करेंगे और सही तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज। यूज़ इंटरेक्टिव रीडिंग एक्टिविटीज़, भाई कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आए जिसके थ्रू बच्चे रीड करें। ठीक है, एक 3 इडियट्स की बताती हूँ। उसने एक वर्ड लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, आमिर खान ने। ठीक है, और बोला कि जल्दी से अपनी बुक में ढूंढो ये वर्ड कहाँ पे लिखा है। वो फटाफट देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी एक्टिविटीज़ टीचर्स कराते हैं। ठीक है, और दो उसकी जो एक्टिविटी थी वो अलग थी। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसी एक्टिविटीज़ आप दे सकते हो बच्चों को। या और कोई एक्टिविटी बहुत है, रीडिंग एक्टिविटीज़ भरी पड़ी है अलग अलग तरह की, या खुद के से भी आप अपनी एक बना सकते हो। तो बिल्ड वोकैबलरी, आप बच्चों की वोकैबलरी यानी कि उनका जो समूह है शब्दों का उसको इन्हांस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन रेगुलरली, यानी कि जो अपठित गद्यांश होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसको हम बच्चों को रेगुलर बेसिस पे दें, उसकी वर्कशीट्स वगैरह देते रहें, तो उससे बच्चों की रीडिंग स्किल बढ़ेगी, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स के लिए बच्चों को वो गद्यांश, अपठित गद्यांश, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग स्किल्स को बच्चों के अंदर डेवलप किया जा सकता है। अब राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें? देखो, पहले तो स्टार्ट विद बेसिक राइटिंग एक्सरसाइजेस। आपने देखा होगा कई बार स्कूल्स में कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक्स लगी होती हैं। ठीक है, तो बेसिक राइटिंग एक्सरसाइजेस शुरू करें। या बच्चों को कई बार हम ऐसे राइटिंग के लिए देते हैं, क्विज या कंपटीशन ऐसे राइटिंग के ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक देके बच्चों को उसके बारे में लिखना होता है, तो ऐसी चीज़ों की बात हो रही है कि बेसिक राइटिंग एक्सरसाइजेज शुरू की जाए ताकि हर बच्चा लिखे। प्रैक्टिस डिफरेंट राइटिंग फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स जो राइटिंग के हैं उनको प्रैक्टिस बच्चों को कराया जाए, जिसमें एक एग्जांपल हो गया कर्सिव। देन टीच राइटिंग प्रोसेस, बच्चों को सही राइटिंग प्रोसेस क्या होता है वो बताया जाए। जैसे कि अगर बच्चे को आर्टिकल लिखना है तो हम बताएं पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, लास्ट में आपको कंक्लूजन। तो जो भी, जैसे आंसर लिखने का ये तरीका हो गया, तो वो तरीका सही राइटिंग प्रोसेस बताया जाए। ठीक है, तो उससे बच्चा अपने आप लिखने की और ज़्यादा इच्छुक उसके लिए होगा, इंटरेस्ट लेगा। देन प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब बच्चे ने जो लिखा है उसमें जो भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो बच्चे को बताई जाए। देन प्रोमोट क्रिएटिव एंड राइटिंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे बच्चा जो है अपना कुछ लिख सके, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, एक्सप्रेस अपने आप को राइटिंग के थ्रू कर सके। ठीक है, जैसे
आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में दे देते हैं हम प्राइमरी में, माय फेवरेट टॉय, इसके बारे में लिखो, तो बच्चे अपने टॉय के बारे में लिखने में एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। या गर्मियों की छुट्टियों में मुझे याद है एक होमवर्क अब भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, पहले से चला आ रहा है ये, कि आप गर्मियों में जहाँ भी घूमने जाओ तो वहाँ से वापस आके आप जो है लिखना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा 2-3 पेजेस में, और अपनी ट्रिप से जुड़ी बातें लिखना, तो इससे बच्चे की राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, राइटिंग स्किल्स। देखो ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ ना, वो साथ में आप डालना इनमें, कहीं सोच रहे हो कि ये मैम वैसे ही बता रही है मेरे को डालने या नहीं डालने हैं, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद सोसाइटी, भाषा की सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और कैसे हाउ डू द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी चेंज द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसके बाद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बस, और ज़्यादा कुछ अब इसमें है नहीं, ये सब्जेक्ट मतलब इतना करो वो इनफ है आपके लिए, ठीक है। देखो ये वाला जो इतना पार्ट है रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ये 16 और 4 दोनों नंबर में आ सकता है, ठीक है, तो लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। देखो लैंग्वेज और सोसाइटी की तो अपने आप में रिलेशनशिप है। सोसाइटी में अगर आपको अपने विचार औरों तक पहुंचाने हैं, आपको उस सोसाइटी का कल्चर प्रिजर्व करना है, वैल्यू बढ़ाने हैं, ठीक है, संस्कार देने हैं सोसाइटी को, सोसाइटी के हित के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। तभी एक सोसाइटी की प्रकृति हो सकती है। ये अभी से नहीं, ये तो हड़प्पा मोहनजोदारो ना जाने कब से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी सी बात है कि लैंग्वेज और सोसाइटी की तो भैया बहुत तगड़ी रिलेशनशिप अपने आप में है। क्या क्या है अब पॉइंट्स देख लेते हैं, सब पता तो हमें है पर लिखना क्या है वो देखना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक सोसाइटी का टूल है जिसकी मदद से सोसाइटी चल रही है भाई, काम कर रही है, वर्क कर रही है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। लैंग्वेज जो है एक सोसाइटी का कल्चर और ट्रेडिशन दिखाती है, ठीक है, यानी कि संस्कृति और वहाँ की परंपराएं क्या हैं वो हमें पता चलती है कैसे, एक लैंग्वेज से। जैसे मैंने बताया कि मैंने फ्रेंच सीखी थी क्लास 6 में, मैंने ये लैंग्वेज ली थी, 3-4 साल ये लैंग्वेज जब स्कूल में पढ़ी तो साथ में फ्रांस के बारे में बहुत जानकारी मिली, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज जो है वो शेप करता है सोसाइटी की आइडेंटिटी को, ठीक है, मतलब वहाँ की पहचान बन जाता है। जैसे कि पंजाब की पहचान है पंजाबी भाषा, ठीक है। लैंग्वेज इवॉल्व्स विद सोसाइटी। लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी के ही साथ उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द रहता है। देन लैंग्वेज मेंटेन्स सोशल ऑर्डर। ये सोशल ऑर्डर भी बनाए रखता है। आपने देखा होगा जनरली गांव वगैरह में लोग पंचायत, खाप पंचायत, इनकी बातें सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उससे वहाँ की वो जो लैंग्वेज है उससे वहाँ का सोशल ऑर्डर चलता है,
ठीक है, ये उदाहरण हो गया। नेक्स्ट इज लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। लैंग्वेज सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जैसे आप अपनी भाषा के माध्यम से सोसाइटी तक कोई मैसेज पहुंचा सकते हो, और ऐसा वाइस वर्सा भी है, सोसाइटी भी भाषा पे असर डाल सकती है, ठीक है। जैसे हिंदी का आज के टाइम, अभी देखो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बैंगलोर वगैरह में कुछ चीज़ें हो रही है, वहाँ पे क्या हो गया है बैंगलोर में कि आपको वहाँ की भाषा आनी ज़रूरी होनी चाहिए। वहाँ के लोकल्स इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करने लगे हैं। बाकी लोग बोलते हैं नहीं आती तो क्या, हिंदी भी वाले भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से वाइस वर्सा हो रहा है, सोसाइटी भी भाषा पे भारी पड़ रही है, भाषा सोसाइटी पे भारी पड़ रही है, सोसाइटी भाषा पे और भाषा सोसाइटी पे, दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे मोदी जी आते हैं और कुछ बात हमें बोलते हैं, ठीक है, तो कितने लोग उनकी बात को सुनने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, उनकी बात को समझते हैं। कुछ हैं जो नहीं भी समझेंगे, किसी को कोई और नेता पसंद होगा। तो इन्फ्लुएंस पड़ता है, जब हमारा लीडर कुछ बोलता है तो उनकी बातों का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे पड़ता है, और सोसाइटी जो बोलना चाहती है वो भी मोदी जी सुनते हैं, तो सोसाइटी की भाषा का भी जो है, सोसाइटी की बातों का भी मोदी जी पे असर पड़ता है, ठीक है। एक उदाहरण है, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की साइड नहीं लेना चाह रही हूँ, ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये पार्टी पसंद हो, किसी को नहीं हो। मैं अभी देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका बस एक एग्जाम्पल दिया है, तो पर्सनली मत जाइएगा, बहुत बार आप सभी कमेंट्स में लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यही है, यहाँ से भी 6 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखने हैं, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब आएंगे कि कैसे हाउ सोसाइटल डिमांड्स चेंज दी कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। कैसे सोसाइटी की जो डिमांड्स होती हैं वो चेंज कर देती हैं लैंग्वेज टीचिंग का कंटेंट, ठीक है। जैसे मेरे को याद है मेरी क्लास 12th में, वैसे अब भी होगा ये सिलेबस में, ईमेल राइटिंग भी था। बोर्ड्स में इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता था, हमें ये भी पढ़ाया गया था। क्यों, अब मैं अपनी मम्मी के टाइम देखूं, तब ईमेल वगैरह का कोई ज़माना नहीं था, तो ये करिकुलम में भी नहीं था। तो इस हिसाब से सोसाइटी की जो डिमांड्स होती है उसके हिसाब से लैंग्वेज टीचिंग भी बदल जाती है। अब एआई आ गया है, एआई को प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, लैंग्वेज टीचिंग में प्रॉम्प्ट्स देना भी सही से, ये चीज़ें भी आ जाएंगी कि आप सामने वाले को, एआई को सही प्रॉम्प्ट्स दे सको लैंग्वेज में, सही लैंग्वेज में, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। तो जैसी सोसाइटी की डिमांड्स उस हिसाब से कंटेंट लैंग्वेज का वो भी, उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे हम जो करंट वोकैबलरी और टॉपिक्स चलते हैं, जो अभी शब्द चल रहे हैं और टॉपिक्स चल रही हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हम फोकस, जैसे अभी क्या हुआ है, मुगल वाले कुछ चैप्टर्स हटा के ना कुंभ का चैप्टर ला दिया गया है क्लास 12th में और 7th में, मुगल्स वाले चैप्टर हटा दिए हैं और कुंभ वाले चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है। कुंभ का चैप्टर इसलिए लेकर, ये तो देखो इंग्लिश या लैंग्वेज की बात नहीं रही, पर इस हिसाब से एक एग्जाम्पल है कि टॉपिक्स भी जो करंट वाले होते हैं ना वो लेकर आए जाते हैं, ठीक है, जो करंट सोसाइटी को जिसकी नीड होती है, ठीक है। और वो वर्ड्स भी, अब जैसे आज के टाइम में कूल, ड्यूड, ऐसे वर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, तो ये लैंग्वेज टीचिंग में भी आ जाते हैं कि भाई कहाँ ये अप्रोप्रिएट हैं, कहाँ नहीं है, इनका मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ताकि हम अच्छे से देखो कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस एक पर्सन के अंदर आए तो उस हिसाब से भी कंटेंट लैंग्वेज टीचिंग को मॉडिफाई किया जाता है। हम यहाँ पे मल्टी कल्चर पर्सपेक्टिव इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है अगर हम हिंदी भाषा को उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ा रहे हैं तो यहीं की ही एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ताजमहल के एग्जाम्पल देते रहेंगे, नहीं। हम गेटवे ऑफ इंडिया का, कुतुब मीनार का, या ना जाने देश के किस किस कोने के एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। मल्टी कल्चर मतलब सब संस्कृति पूरे देश की डालेंगे ना हिंदी पढ़ाते वक्त, हो सकता है बाहर के, विदेश के भी एग्जाम्पल्स को इसके अंदर इंक्लूड करें, ठीक है।
एम्फेसाइज ऑन डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल देखो आज के टाइम में तो लैंग्वेज टीचिंग डिजिटली भी शिफ्ट हो गया और पूरा एजुकेशन सिस्टम ही शिफ्ट हो गया है। क्यों हुआ है आप देखोगे, क्योंकि अब ज़माना ऑनलाइन का आ गया है, ठीक है। इस तरीके से है, आप बहुत सारे कोर्सेज देखोगे इंग्लिश स्पीकिंग के, अब आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, जबकि पहले इंस्टीट्यूट ही ढूंढना पड़ता था, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। लेट सपोज अगर किसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता कि उसको सही बोलते कैसे हैं उस शब्द को, तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे एआई खुद बोल के दिखा देता है वो शब्द, ठीक है। फिर आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल जाती है कि इसको बोलने का सही तरीका क्या है, ठीक है। जैसे अभी मैंने हाल ही में एक शब्द देखा, वो लिखा था प्लम्बर बोलते हैं हम, पर वो ये बी साइलेंट होता है, इट्स प्लम्बर। तो ये मुझे नई नॉलेज मिली कि इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अडेप्टेशंस ऑफ लर्निंग सोशल कंटेक्स्ट, कि भाई लर्नर जो हैं हमारे, उनका सोशल कंटेक्स्ट, उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, उन चीज़ों को भी अडेप्ट किया जाता है। जैसे अभी रिसेंट में इंडिया पाकिस्तान की वॉर की स्थिति बनी, तो इस तरीके से सोसाइटी के कंटेक्स्ट में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। महाकुंभ हुआ तो उसके कंटेक्स्ट में, समझ रहे हो। और भी हैं पॉइंट्स, इनको भी इंक्लूड करना। 5-6 लिखने हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर इनको एक एक करके जो है अपना एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब है अच्छी हैंडराइटिंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत बार 4 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो, अच्छी हैंडराइटिंग वो होगी जिसमें क्लैरिटी होगी, साफ सुथरा लिखा होगा, जो कोहेरेंस होगी, यानी कि एक वेल रिटन पीस या फ्लो उसमें होगा, ठीक है। पैराग्राफ भी होंगे, सेंटेंसेस भी होंगे, फ्लो चार्ट्स भी होंगे, ठीक है, जैसे कि बीइंग अ बेस्ट टीचर के नोट्स हैं, ठीक है। देन कौन कॉन्साइसनेस उसके अंदर होगी, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कही गई होगी। ऐसा नहीं कि छोटी सी बात बतानी और लिख दी महाभारत, बड़ा 10-12 पन्नों का लिख दिया, नहीं। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं 16 मार्क्स के, तो वो 6 पेज में आंसर उसका आराम से हो जाना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे 10-12 पेज लिख देते हैं, ठीक है। तो वो एक गुड हैंडराइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ। करेक्टनेस होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशंस उसमें होनी चाहिए। पंक्चुएशन मतलब ये कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, हाइफन, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इज इंगेजमेंट। देखो, राइटिंग की प्रॉपर लाइक जो भी चीज़ लिखी जा रही है उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर हो, उसमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हो, स्टोरी टेलिंग है तो वो विस्तृत हो, ठीक है। तो एक जो भी मैसेज उस राइटिंग से देना है, तो एक गुड हैंड राइटिंग वही होगी जिससे वो प्रॉपरली मैसेज लोगों तक जा रहा है। जैसे न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, वो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और भी है यहाँ पे, मैक्सिमम आप 6 लिखिएगा, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक गुड हैंड राइटिंग जो होगी उसका कोई पर्पस होगा। लेट सपोज हो सकता है कोई जोक हो, तो उसका राइटिंग का पर्पस एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है। चलिए, अगला है, लास्ट है, और ये इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग मटेरियल। देखो, रीडिंग मटेरियल है तो वो नॉलेज बढ़ाएगा, हमारी लैंग्वेज अच्छी करेगा, हमारी सूझबूझ, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाएगा, हमारी इमेजिनेशन पावर और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एकेडमिक सक्सेस बढ़ेगा क्योंकि रीडिंग से वोकैबलरी बढ़ रही है, ठीक है। कंसंट्रेट कर पाएंगे जब रीड कर रहे हैं, तो उससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, फोकस करने का तरीका हमारा बढ़ेगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और भी पॉइंट्स हैं, टोटल हमें 6 करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। थोड़ा इंग्लिश मीडियम में मैंने आज ज़्यादा कराया है क्योंकि आप जानते हो एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स हैं। हिंदी मीडियम में मुझे भी रीड करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि इसको समझना पड़ता, फिर ही मैं आपको बताती, ठीक है। गलत नॉलेज देने से कि मैं हबड़ तबड़ में कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ, वो चीज़ मुझसे तो नहीं हो पाएगी ना। ऐसा हो पाएगा कि भाई चैट जीपीटी से उठाई चीज़ें और आपके सामने रख दी, 2-2 लाइन हर टॉपिक के बारे में मैंने लिख दी और आप तक पेश कर दी और समझा दी 4 बातें। वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है। मेरा तरीका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहने का होता है, अदरवाइज आई हैव ओसीडी इश्यूज़ कि जब तक मेरे पीपीटी या आंसर जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो ठीक नहीं होंगे ना, मैं शुरू ही नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना, चीज़ लेफ़्ट की राइट हो तो नहीं हो पाता है। तो
वो प्रॉब्लम है थोड़ी। हिंदी में मैं आपको शो कर रही हूँ, आप रीड कर लोगे उतना ही काफ़ी है। बाकी आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उससे पढ़ लेते हो तो समस्या ही ख़त्म है। और दूसरा सब्जेक्ट जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, उसका ऑलरेडी कल ही रात को मैराथन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे चैनल पे, वीडियो सेक्शन में जाकर एक बार देख लेना, सब मिल जाएगा, कुछ नहीं बचा, मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है कल के पेपर से संबंधित। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का कल का एग्ज़ाम अच्छा रहे। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट किस पे आप मैराथन देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।